इस्लाही फ़िक़ही मसाइल पर बयानात और तफसीर हमारा तज़किरा कुरान में सुनने के लिए मुफ्ती हम्माद फ़ज़ल साहब के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जैसे कि आप सब जानते हैं कि इस वक्त ईरान के ऊपर भी हमला हुआ है और उससे पहले अफ़गानिस्तान ने पाकिस्तान पर हमला किया। पाकिस्तान ने उसका भरपूर जवाब दिया और उसके 2-3 दिन बाद तीसरे दिन ईरान पे हमला हुआ। ईरान ने खलीजी ममालिक के ऊपर, अमरीकी अड्डों के ऊपर हमला किया, इसराइल ने भी हमला किया। तो इस वक्त ये हो क्या रहा है? ये एक तज्ज़ियाती राय है, गलत भी हो सकती है, लेकिन इन सारी चीज़ों को समझने से पहले हमें थोड़े से लड़ियों को बनाना ज़रूरी है, तो हमें इंशाल्लाह पिक्चर ज़रा वाज़ेह हो जाएगी। पहली बात ये ज़हन रखें कि यहूदी आला दर्जे का साजिशी ज़हन रखने वाला है, और चूँकि अहले ईमान की दुश्मनी में सबसे ज़्यादा है और हिंदू। इंडिया का और इसराइल का, मोदी का जो दौरा था इसराइल का, उस दौरे के बाद ये सब चीज़ें हो रही हैं। इंडिया की पहले अच्छी खासी चौंकी पिटाई पाकिस्तान कर चुका 10 मई को, और मोदी जो है वो उस शिकस्त को भूल नहीं पा रहा। इस वक्त बज़ाहिर जो एक लग रहा है कि ये बात भी हमें पक्की पता है कि इसराइल का जो एजेंडा है वो ग्रेटर इसराइल है, और ये बात भी रोज़ रोशन की तरह वाज़ेह है कि अमेरिका में बेअसर कंट्रोल यहूदियों के पास है। फ्री मेसन्स की साजिशें और फ्री मेसन्स और ज़ियोनिस्ट, इन दोनों के जो साजिशी मामलात हैं वो हर एक के सामने बिल्कुल 100% वाज़ेह हैं। लेकिन इन पिक्चर्स को ज़रा ज़हन में रखना ज़रूरी है कि इसराइल का जो टारगेट है वो ग्रेटर इसराइल है। वो ग्रेटर इसराइल में लबनान भी शामिल है, उसमें उर्दन भी शामिल है, उसमें शाम भी शामिल है। उसने सऊदी अरब के भी इलाकों पे कब्ज़ा करना है, उसने ईरान पे भी कब्ज़ा करना है, उसने बलूचिस्तान के हिस्से तक को अपने ग्रेटर प्लान तक के अंदर शामिल किया हुआ है। तो थोड़ी देर के लिए आप सोचें कि इसराइल इन सब इलाकों पे कब्ज़ा करने के लिए, इसराइल का एक तरीका ये था कि भाई इसराइल इन सब इलाकों पे हमला कर देता, तो सारे इलाके किससे पड़ जाते? इसराइल पे। ये होता ना, बिलफर्ज इसराइल अगर हमला करता इस वक्त बहरास्त सऊदीया के ऊपर, तो ये जंग का रुख ही बिल्कुल और होना था। सारे इस्लामी मुल्कों ने इकट्ठा होकर इसराइल के पड़ जाना था। इसराइल ने, यहूदी जो दिमाग है, उसने साजिश क्या तैयार की है कि मुसलमानों से और तमाम इस्लामी मुल्कों से आपस में इस तरह से लड़ाना है कि उस लड़ाई के बाद ये हमारे काबिल किसी न रहे, यहाँ तक कि हमारे लिए कब्ज़ा करना आसान हो जाए। मोसाद के एजेंट्स चूँकि ईरान के अंदर भी घुसे हुए, ईरान को चाहिए था कि वो, जिस वक़्त अमेरिका और इसराइल ने उस पर हमला किया, उसको चाहिए था कि वो अपने सारे मिज़ाइल का रुख और अपनी सारी ताकत इसराइल के ख़िलाफ़ लगाता। ईरान ने जिन अमेरिकी अड्डों के ऊपर गल्फ़ में हमला किया, उसका नतीजा क्या निकला कि ये गल्फ़ ममालिक ईरान से पीछे हट गए। कतर पीछे हट गया, बहरीन पीछे हट गया। ये सारे जितने भी खलीजी ममालिक थे जिन जिन पे हमला हुआ, ये सारे पीछे हट गए, ईरान के ख़िलाफ़ हो गए।
ईरान इसी तरह से हमला करता रहेगा तो क्या होगा कि ये सारे इकट्ठे हो जाएंगे अमेरिका के साथ। और ईरान और इस सारे मामले के अंदर सबसे जो बज़ाहिर एक साजिश का मेन पॉइंट है वो पाकिस्तान का और सऊदीया का जो माहिदा है, उस माहिदे के ज़रिए से पाकिस्तान को चारों तरफ से घेरना है। क्योंकि ये पक्की बात है कि पाकिस्तान आलम इस्लाम के अंदर वो वाहिद मुल्क है जो इसराइल को भी नाको चने चबा सकता है अल्लाह के फजल करम से, और इंडिया को तो चबाई। ज़ाहिर बात है कि यहूद और हनूद की आंखों में खटकने वाला सबसे बड़ा मुल्क तो पाकिस्तान ही है। और पाकिस्तान को और इंडिया की लड़ाई के अंदर ये कुफार देख चुके हुए पाकिस्तान ने इंडिया की पिटाई कर दी। अगला मोहरा इन्होंने इस्तेमाल किया अफ़गानिस्तान के ज़रिए से, अफ़गानिस्तान के अंदर भी पिटाई हो गई। वो अपनी चौकियाँ छोड़ के पीछे हट गए सारे। पाकिस्तान ने हमला किया, पाकिस्तान ने सारी 180 चौकियों पे 80 अपनी कितनी तबाह कर दी, बाकी 30 कब्ज़ा कर ली, और वो पीछे हट के चले गए। और उन लोगों की कोशिश ये है कि इसी तरह से पाकिस्तान अफ़गानिस्तान में आ जाए ताकि वो गुरिल्ला वार शुरू कर सके। पाकिस्तान को भी इस चीज़ का अंदाज़ा है, इसलिए पाकिस्तान ना आगे जाएगा। पाकिस्तान का सिर्फ वाहिद मकसद सिर्फ एक ही है कि हमारे यहाँ हमला ना करें। हमारे यहाँ ख़ुदकुश हमले क्यों करते हैं? पाकिस्तान का अफ़गानिस्तान से कोई और मुतालबा नहीं, सिर्फ वाहिद मुतालबा है कि यहाँ पे जो आप लोग ख़ुदकुश हमले आके करते हैं, जो कि जिसके ऊपर 1800 उलमा मुफ्तियान कराम मुतफ़िक़ा फतवा दे चुके हैं, जिसमें दारुल कराची भी शामिल है, बरोई टाउन भी शामिल है, अकोड़ा खटक भी शामिल है, जामिया शरीफ भी शामिल है, सबके दस्तखत हैं कि ये हमले पाकिस्तान में दुरुस्त नहीं है। पाकिस्तान में शरीयत नाफिज करने के नाम पे इस तरह से मुसल्लह जद्दोजहद दुरुस्त नहीं है, क्योंकि दारुल इस्लाम है, मुसलमानों का मुल्क है। जिहाद कुफार से होता है, मुसलमानों से नहीं होता। अब ये बात उनको समझ में नहीं आ रही। कुछ इंडिया का एजेंडा भी है, यहूदियों का भी एजेंडा है कि इनको लड़वाएं। अब आप टाइमिंग चेक करें कि पीछे अफ़गानिस्तान जिस वक्त हमला किया है उसके ठीक 3 दिन के बाद ईरान क्यों हुआ? क्योंकि अब जैसे मैंने कहा ना कि ईरान ने पहले दिन ये कहा कि सऊदीया पे हमले हमने नहीं किए। हमारे वज़ीर ख़ारजा साहब ने बयान दिया कि जी हमने यकीन दहानी करवाई, और ईरान ने कहा कि जी हमने हमले नहीं किए, और सऊदी अरब हमें यकीन दहानी कराए कि उसकी सरज़मीन हमारे ख़िलाफ़ इस्तेमाल नहीं होगी तो हम नहीं करेंगे। सऊदी अरब से कोई भी अटैक ईरान पे नहीं हुआ, लेकिन ईरान ने फिर एक और हमला किया कि CIA के सेंटर पे किया। ठीक है, अच्छी बात है, CIA को मानना चाहिए था, लेकिन ये बात भी ध्यान रखनी चाहिए कि वो इस वक्त सऊदी अरब के अंदर बैठे हुए हैं। सऊदी अरब एक इस्लामी मुल्क है। सऊदी अरब के अंदर इस किस्म की कार्रवाइयों का मतलब सीधे सीधा सऊदी अरब पे हमला समझा जाएगा, जबकि सऊदी हुकूमत इस हमले से तैश में आकर पाकिस्तान को मजबूर करेगी। क्योंकि असल टारगेट क्या है कि पाकिस्तान किसी तरह से लड़ाई में कूद जाए, पाकिस्तान ईरान पर हमला कर दे। क्यों पाकिस्तान इसलिए हमला करे? सऊदी अरब प्रेशर डालेगा कि भाई हमारे ऊपर हमला हो रहा है तो हमारा तो आपका चौंके माहिदा है, आप मारो। और जिस दिन पाकिस्तान ने ईरान को मारना शुरू किया तो पाकिस्तान के अंदर खाना जंगी छेड़ने का पूरा मंसूबा ये है कि जो अहले तशी कम्यूनिटी है वो यहाँ पर खाना जंगी छेड़े। पाकिस्तान को दो तरफा मुसीबत पड़ेगी, एक तरफ अंदर मुल्क में, एक तरफ ईरान इधर लड़ाई करे, इधर भी हमला करेगा और पाकिस्तान उधर मारेगा। और जब ये कुछ अर्सा इधर से अफ़गानिस्तान के साथ इसके साथ पाकिस्तान को लड़ चुका होगा, पाकिस्तान में कमज़ोरी आ चुकी होगी, फिर इंडिया पे हमला करना इंडिया के लिए आसान होगा हमला करना। पहले पिटाई खा चुका है ना। और दूसरा इसके अंदर जो क्रूशियल पॉइंट है वो क्या है? वो है गल्फ़ ऑफ हुर्मुज़ का, आबनाए हुर्मुज़। ईरान ने आबनाए हुर्मुज़ बंद कर दी। पाकिस्तान की ये मिस प्लानिंग है कि पाकिस्तान ने अपने ऑयल की 80% जो इंपोर्ट है वो गल्फ़ कंट्रीज़ के ऊपर रखी हुई थी। ये फ़ैसला साज़ों को इस चीज़ पर गौर करना चाहिए था कि हमें एक कंट्री के ऊपर इस तरह से डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए था कि वहाँ लड़ाई छिड़े तो पूरे मुल्क के अंदर मसला बन जाए। ईरान ने इफ्तान तो ये ख़बर आई कि ईरान ने कहा कि चाइना पाकिस्तान के जहाज़ जाने दूंगा, लेकिन अभी फ़िलवक़्त यही सूरत हाल है कि किसी किस्म के जहाज़ को ईरान ने कहा मैं नहीं जाने देता।
अब इससे क्या होगा, मुल्क के अंदर हमारे जो रिजर्वायर है पाकिस्तान का जो अपना ममालिक जो तेल है, अपना हमारे पास जो तेल की ज़खायर हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ तकरीबन 70 से 80,000 बैरल तेल यौमिया पैदावार के हैं। जबकि ये पैदावार पाकिस्तान अगर अपनी मकामी ज़रूरियत पूरी करे तो ये पेट्रोल पूरे मुल्क को सिर्फ 10-13 दिन 14 दिन तक चल सकता है। तो पाकिस्तान के पास जो रिजर्वायर होते हैं, जो पाकिस्तान ने क्रूड ऑयल को रिज़र्व किया होता है फिल्टराइजेशन करने के लिए, वो बमुश्किल 10 दिन के हैं। इसीलिए जो स्टेटमेंट पाकिस्तान की तरफ से आई कि जी हमारे पास 28 दिन के ज़खायर हैं, वो तकरीबन इस तरह से बन जाते हैं। लेकिन उसके बाद फिर क्या होगा, जंग तूल पकड़ती है, हुर्मुज़ से तेल नहीं आता, यहाँ पे ऑयल की शॉर्टेज हो जाएगी। ऑयल की शॉर्टेज के अंदर सबसे ज़्यादा मुतासर और मौका इंडिया के लिए होगा कि भाई तेल नहीं है तो आर्मी कैसे लड़ेगी, एयरफोर्स कैसे जहाज़ों के लिए तेल चाहिए। अगरचे सादा सा हल उसको ये है कि पाकिस्तान अपनी जो मुल्की ज़रूरियात का जो ऑयल है, क्योंकि फ़ौज की जो यौमिया आम दिनों के अंदर जो फिगर्स हैं, 12,000 जो बैरल। यानी कोई जंग ना छिड़ी हुई हो, तो डेली की जो ज़रूरियात है वो फ़ौज की तकरीबन होता है नॉर्मल ये डेली का। तो पाकिस्तान का जो अपना तेल है वो एक ज़रूरत को, जो कि जंगी सूरत हाल में ज़ाहिर बात है उससे कई गुना बढ़ जाता है, उस वजह से जहाज़ों को फ्लाई करना, टैंकों का मूव करना, सब चीज़ों का। तो वो तो एक हल तो यही है कि पाकिस्तान फौरी तौर पर अपने उस तेल को यूज़ करे। लेकिन अगर जंग ने तूल पकड़ा तो फिर पाकिस्तान के लिए बहुत ज़्यादा ख़तरनाक सूरत हाल बन सकती है। जबकि रेड सी से इस वक्त पाकिस्तान जो सऊदीया के अंदर बात कर रहा है कि रेड सी के ज़रिए से सऊदी हमें फ्राई करे, तो ये याद रखें कि वो यमन से गुज़र के आना है। यमन के हौसी अगर इस वक्त ईरान के साथ खड़े हुए और उन्होंने कहा कि हमने यहाँ से गुजरने देना, क्योंकि उनकी और सऊदीया की पहले डसल है, उनके लिए तो सुनहरी मौका है कि अच्छा इस तेल को हम यहाँ से, उधर से ईरान ने बंद किया, उधर से हम बंद कर दें। पाकिस्तान के पास रेड सी का भी ऑयल नहीं आ सकेगा, रेड सी से भी। तो ऑयल के ज़रिए से ये एक अलग भौचाल पैदा किया जाएगा और इतनी पैनिक होगी नहीं जितनी आवाम ने पैनिक हो जाना है। आवाम ने जो शोर मचाना शुरू करना है वो एक अलग शोर होना है। तो ये सारी सूरत हाल में चारों तरफ से घेर के, और सबसे बड़ा टारगेट किसी तरह से पाकिस्तान को इस जंग में घसीटने का है। अमेरिका ने जो आर्मीज़ तारने का इंसेंटिव दिया कि ईरान के अंदर आर्मी उतारेगा, तो ज़ाहिर बात है आर्मी उतारने के लिए उसको किसी कंट्री का साथ चाहिए। अफ़गानिस्तान हो नहीं सकता, पाकिस्तान की सूरत नहीं देगा। लेकिन अगर आप थोड़ी देर के लिए सिनेरियो सोचें कि पाकिस्तान सऊदी अरब की वजह से इन्वॉल्व हो गया और पाकिस्तान ने ईरान पे हमला किया, ईरान ने उस पर हमला किया और जंग थोड़ी सी आगे चले, तो अमेरिका तो बड़े आराम से फौज उतार सकेगा। नतीजा क्या होगा? नतीजा बहुत बुरी तरह की खाना जंगी की शक्ल में पाकिस्तान में खुदा ना खास्ता, अल्लाह ना करे, उछड़ सकता है। तो प्लान सारा का सारा चारों तरफ से घेर के साजिशों का पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बुना हुआ है। और जिस किसी ने ये प्लानिंग की है, आला दर्जे की प्लानिंग की है कि एक तरफ तो गल्फ़ कंट्रीज़ को सारा ख़िलाफ़ किया जाएगा, गल्फ़ कंट्रीज़ के अंदर दरमियान में जंग छेड़ी जाएगी, और जंग छेड़ने का नतीजा क्या निकलना है, वो नतीजा वही निकलना है जो ग्रेटर इसराइल का जो उनका टारगेट है वो उन्होंने अचीव करना है। यहाँ एक और पहलू भी है, और इस सब मुसलमानों का आपस में लड़ा पहलू ये के बड़े आराम से अचीव कर लेंगे। कि अमेरिका ने ईरान के ऊपर ये हमला क्यों किया। बज़ाहिर तो ये शोर है कि ईरान को मिसाइल टेक्नोलॉजी और न्यूक्लियर बम से रोकना है, लेकिन अगर यही वजह है तो नॉर्थ कोरिया पर अमेरिका क्यों नहीं हमला करता। नॉर्थ कोरिया तो उससे बहुत आगे है। और इसको अगर आप थोड़ा सा मिला के देखें, वेनेजुएला के ऊपर अमेरिका ने इससे पहले हमला किया और सदर को उठा के ले गया। क्यों? तेल पे कब्ज़ा करना। दुनिया के अंदर सबसे बड़ा तेल का ज़ख़ीरा
और तेल में सबसे ज़्यादा दुनिया में जो तेल है जिस मुल्क के पास, वो है वेनेजुएला। और दूसरे नंबर पे कौन सा मुल्क है? और दूसरा बड़ा ज़ख़ीरा वो सऊदी अरब के पास है। और तीसरे नंबर पे कौन सा मुल्क आता है? वो ईरान है। गैस के अंदर ईरान का दूसरा नंबर आता है। दुनिया के अंदर गोया कि ईरान वो मुल्क है जो गैस और तेल के सबसे वसी ज़खायर रखने वालों मुल्कों में से एक है। गैस के अंदर दूसरे नंबर पे और तेल के अंदर तीसरे नंबर पे। तो अमेरिका का इस जंग से एक बहुत बड़ा मकसद इस तेल और गैस पे भी है। और तेल और गैस अमेरिका का क्यों मसला है? ट्रंप को हुकूमत में लाने वाले वो बड़ी ऑयल कंपनीज़ हैं कि जो ये चाहती थी कि ट्रंप आए, और ट्रंप आकर उनके अंदर उनको ये बंदर बांट दे। आप देखें, जिसको वेनेजुएला के अंदर कब्ज़ा किया है, तो ट्रंप ने वो ऑयल किसके अंदर तकसीम किया है? अमेरिका की कंपनीज़ के अंदर। फिर ये जो हुर्मुज़ का बंद होना है, इसका नुकसान किसको है? गल्फ़ कंट्रीज़ को सबसे ज़्यादा, चाइना को सबसे ज़्यादा। चाइना की जो इम्पोर्ट है, चाइना दुनिया के अंदर जो उसको हुकूमत कर रहा है, वो अपनी एक्सपोर्ट की वजह से कर रहा है। आप देखें कि अमेरिका के अंदर इस वक्त 80%, मोर देन 80% अमेरिका की जो इम्पोर्ट है वो चाइना से आ रही है इस वक्त। और चाइना पूरी दुनिया के अंदर अपनी एक्सपोर्ट के ज़रिए छाया हुआ है। और चाइना को अगर इस वक्त तेल के हवाले से मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, तो ये सीधा चोट लगती है चाइना की सारी इंडस्ट्री के ऊपर। और चाइना का एक बहुत बड़ा ज़रिया गल्फ़ कंट्री से ऑयल है। तो ये एक बड़ी प्लानिंग है, यानी कई जगहों से शिकार किया गया है, कई जगहों से ये चीज़ की जा रही है कंट्रोल। एक तरफ पाकिस्तान को घेरना, दूसरी तरफ ईरान का तेल गैस, तीसरी तरफ चाइना। इसीलिए यही वजह है कि चाइना के जो वज़ीर ख़ारजा है वो डायरेक्ट इन्वॉल्व हो चुके हैं। रूस डायरेक्ट इन्वॉल्व हो चुका हुआ है, यानी अमेरिका के इस मसले के अंदर। और कुछ بعید नहीं, ये भी अमेरिका से कुछ بعید नहीं है कि अमेरिका उस रेजिस्टेंस को देखकर जो ईरान की तरफ से आ रहा है, वो कोई ख़तरनाक हथियार इस्तेमाल कर बैठे। क्योंकि ट्रंप जो है वो उसको कुछ पता नहीं कि दिमाग में क्या चीज़ चल रही है। बहरहाल, जैसे मैंने कहा कि अगले 3-4 साल बहुत अहम हैं। तो करना क्या चाहिए? ज़ाहिर बात है, एक तो दुआ यकीनन इंसान को करनी चाहिए, लेकिन और ये बात भी एक हकीकत है कि इमाम महदी का तो ज़हूर होना ही है। बज़ाहिर दुनिया के हालात जिस तरह से जा रहे हैं, उसमें ये अगले 3-4 साल बहुत अहम लगते हैं, नज़र आते हैं। और इमाम महदी का ज़हूर कोई अमन व अमान की हालत में नहीं होना, इंतहाई मखदूश हालात में होना है, तबाहकुन हालात में होना है, हर तरफ लड़ाई, हर तरीके के हालात में होना है। तो अपने ईमान को मजबूत कीजिए, आमाल सालेह में लगें, दुआओं का ख़ास एहतमाम करें कि अल्लाह ताला हमारे जो अरबाब इख्तियार हैं उनको अल्लाह ताला सही फ़हम नसीब करे। क्योंकि और पाकिस्तान को इस चीज़ का एहसास है, इसलिए पाकिस्तान हत्तुल इम्कान डिप्लोमेसी के ज़रिए से सऊदी और ईरान के मामलात को हल करने की कोशिश कर रहा है कि ईरान हमला मज़ीद ना करे सऊदीया के ऊपर। क्योंकि
पाकिस्तान को फिर इन्वॉल्व होना पड़ेगा, वरना माहिदा ख़त्म होता है, और माहिदा ख़त्म होना पाकिस्तान अफोर्ड नहीं कर सकता, क्योंकि सऊदी अरब के साथ जो पाकिस्तान के मामलात और ताल्लुक़ात हैं, जैसे भी करेंगे हमारा सारा पेट्रोल अभी भी जो मामला है सऊदी से डील हो रही है कि ये रेड सी से भेजे, तो सऊदी अरब के साथ मामलात इंसान हम बिगाड़ नहीं सकते, माहिदा भी हुआ है। तो हल वही है जो पाकिस्तान का कर रहा है कि किसी तरह से डिप्लोमेटिक तरीके से इस मसले को सॉल्व किया जाए। बहरहाल अपनी अफवाज के साथ खड़ा होना ये वक्त की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। अपनी हमारे जो तीनों अफवाज हैं, क्योंकि मैंने कहा ना इनका टारगेट मुल्क में खरा जंगी का। आप देखें ये ईरान के अंदर वाक़या हुआ तो इसकी क्या तुक है कि ख़ामनई को कत्ल ईरान में किया गया है, हुकूमत ईरान की है, पाकिस्तान में एहतजाज और जलाओ घेराव की क्या तुक थी? पूरी दुनिया में कहीं भी जलाओ घेराव नहीं हुआ, पाकिस्तान में क्यों हुआ? 18 बंदे मारे गए, क्यों? जत्थे के जत्थे, और आप उन वीडियो को देखें किस तरह से फायरिंग उस जत्थे के लोग कर रहे हैं। तो ये अंदाज़ा रखेंगे, अगर आप थोड़ी देर सोचेंगे अगर ईरान के ऊपर पाकिस्तान ने कुछ किया तो यहाँ पे किस किस्म का इंतशार फैलेगा। तो इसीलिए दुआए आफ़ियत सुबह शाम सब पढ़ें। आफ़ियत की दुआ है, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका लफ़ वल आफ़ियत फ़ी दुनिया वल आखिरा, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका लफ़ वल आफ़ियत फ़ी दीनिना व दुनियाना व अहलिना व वालिना, अल्लाहुम्मा अस्तर औरातिना व आमिन रवातिना, अल्लाहुम्मा हफ़ज़ना मिन बैनि अयदीना व मिन ख़ल्फ़िना। ये जो दुआ है ये मुकम्मल सुबह शाम सब ज़रूर एहतमाम के साथ पढ़ें, और अल्लाह ताला सब की हिफाज़त फ़रमाए, और अल्लाह ताला हम सब के ख़ात्मा बिल ईमान नसीब फ़रमाए, और फितनों के ज़माने के अंदर हमें ये पहचानने की सही दोस्त और दुश्मन की पहचान में नसीब फ़रमाए। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।